मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का यह भी मानना है कि अगर यह जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार यह हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफ़ी सारे मिसाइल्स को हवा में ही फाड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयरवेज को हिट किया, जहां पर अमूमन इजराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया है कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरा। अब दुनिया की नज़रें इजराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग होती है तो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इजराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। नाजरीन, आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर्स जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो ज़रूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, यह फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफ़ी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया। इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। मतलब यह सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। आयरन डोम की कमजोरी यह है कि यह एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 गुना ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वह ईरान के 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि यह हमला इजराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इजरायली प्लानर्स यह बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहाँ नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी। और यह भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स भी, या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इजराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा। और क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, तो शायद इजराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करे। और आखिर में है तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेज़ी से काम ज़रूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम में एक खास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है,
उसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। 0.7% न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि U-235 की क्वांटिटी कम से कम 20% हो। ये क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है और वह अपने मकसद को पूरा करने के काफ़ी करीब भी है, जिसके बाद वह एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो फिर वह दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले भी करवाएगा। इजराइल इन न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकता है, जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर नतांज में उनका सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है। ये फैसिलिटी पहले भी कई बार सैंक्शंस और इंस्पेक्शंस का शिकार रही है। दूसरी फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मालूम होती है वो यहाँ फोर्डो विलेज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से बचाना है। लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकती हैं। ईरान पर हमला करना शायद इजराइल के लिए इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वह ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल पर हमला करके उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया है, यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान का कहना है कि यह जो हमने किया है ये हमारी सलाहियत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इजराइल की जायोनिस्ट रेजीम ने हमें जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर ईरान को रोक सके। और ये सब इस वजह से है क्योंकि ईरान कई सालों से इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस कर रहा है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो इंटरनेशनल सैंक्शंस किसी भी मुल्क को पनिश करने के लिए लगाई जाती हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का लगभग 10% हिस्सा है, जो इसको चौथी पोजीशन पर खड़ा करता है। लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से ये अपना ऑयल सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ को ही बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होती है और इस स्विफ्ट सिस्टम में से भी ईरान को निकाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसे भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि इजराइल का मुकाबला कर सके, और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इजराइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके, जैसे इजराइल की मोसाद ने लेबनान में पेजो अटैक किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल खोखला है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की अनगिनत क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। एक तो हैं प्रॉक्सीज, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतीज़, जो ऑलरेडी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो हो सकता है इस बार ईरान इजराइल की लोकल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए लॉन्च करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्ट हो सकती हैं, और यही ऑप्शन इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है। जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम उन कंट्रीज़ को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी, जो पर्शियन गल्फ में अपना होल्ड जमाए बैठी है, बेशक उनके पास छोटी ही सही लेकिन मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। यह शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर्स बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नज़र में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट वॉरशिप रखी हुई है। लेकिन ईरान की शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आसानी से माइंस डिप्लॉय कर सकती हैं और अमेरिका को खाए जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और ख़तरा भी है। मान लें कि अगर इजराइल, अमेरिका और उसके अलाइज ने चारों तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और उसकी रिटेल करने की सारी पॉसिबिलिटीज़ को रद्द कर दिया, तो फिर शुरू होगी खुल्लम खुल्ला जंग, और फिर ये जंग आम जंगों से काफ़ी बड़े पैमाने पर होगी। अब इसमें रूस को भी कूदना पड़ेगा और चीन को भी, क्योंकि यह दोनों कंट्रीज़ ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रूस की बात की जाए तो सीरिया में ईरान और रूस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली रूस जंग ना लड़े, लेकिन यह ईरान को वेपन्स फराह कर सकता है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ईरान को सपोर्ट करेगा। इसी तरह चीन भी ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है,
लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट चीन भी नहीं देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चीन ईरान को सपोर्ट करने के लिए उससे ऑयल खरीद सकता है, यूनाइटेड नेशंस में ईरान को सपोर्ट कर सकता है और यूएसए पर प्रेशर भी डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान का इनडायरेक्ट अलाई है जो छुपकर ईरान को वेपन्स में सपोर्ट कर सकता है। तो अब हमारा मेन सवाल कि क्या इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के चांसेस हैं या नहीं। वर्ल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स जैसा कि यूएसए, रूस, यूरोप और चीन आपस में लड़ पड़े अपने अपने अलाइज समेत। लेकिन ईरान पर हमला करने की सूरत में ऐसा होना काफ़ी मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को सिर्फ सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वह वॉर में डायरेक्टली इवॉल्व हो गए। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। इस जंग में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया तो रूस ने सर्बिया को। ऐसे करते करते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गए क्योंकि वे उस वक्त रूस के अलाइज थे। इस तरह अलायंसेस के थ्रू वॉर का स्कोप बढ़ता चला गया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। ऐसी ही एग्जाम्पल्स हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी मिलती हैं। जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमले किए तो इटली ने उसकी मदद की। इस सपोर्ट की वजह से अलाइड पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने इटली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बेशक उस वक्त तक इटली ने खुद कोई हमला नहीं किया था। जंग की सिचुएशन में कोई नहीं देखता कि अगले ने हमले की शुरुआत की है या नहीं। जैसे अभी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका दूर दूर से ही इजराइल की मदद कर रहा है। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी पहले अमेरिका खुद को जंग से अलग रखकर अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रहा था, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी जंग में कूद पड़ा। ये जापान का पर्ल हार्बर अटैक। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पर अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों मुल्कों की फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकती है, और अगर इस जंग में अमेरिका ने शिरकत की तो फिर जंग पूरे रीजन में फैल सकती है और चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अंश हैं, ऐसा होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। उम्मीद है कि हालात जल्द ही काबू में आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ते जा रहे हैं वह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। एक छोटी सी चिंगारी भी अब बड़े पैमाने पर फैली जंग का कारण बन सकती है, जिसमें कई देशों के शामिल होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि अगर यह जंग शुरू हो भी जाती है तो यह सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगी। दुनिया की बड़ी शक्तियाँ अपने अपने हितों और गठबंधनों के चलते इस जंग में खिंच सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका परिणाम वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि कोई नहीं चाहता कि जंग हो, और सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि कूटनीतिक प्रयासों से इस टकराव को रोका जा सके। अगर शांति स्थापित नहीं होती तो यह विवाद पूरे वैश्विक सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख सकता है और इसके गंभीर परिणाम आने वाले सालों तक महसूस किए जाएंगे। क्या वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है? शायद नहीं, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।